हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 3 अक्टूबर और है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। तो वहाँ पर आपको सारे क्या हो जाएंगे, डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेज पर आर्टिकल दिया गया है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थर्ड पेज पर दिया गया है। इसे हमने कल भी डिस्कस किया था। तो अभी क्या कहा है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण की 2022 की रैंकिंग आई है उसके अंदर थोड़ी सी क्या हुई है, कैपिटल्स की जो रैंकिंग है वो थोड़ी कम हुई है। कैपिटल मतलब दो दिल्ली है, उसकी जो रैंक है वो थोड़ी सी कम हुई है, उनकी रैंक क्या हुई है, डाउन हुई है। ये आपने कहा, और आपने कहा है कि जो आप गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, उसने कहा है कि हमारी ये डिमांड्स है कि दोबारा से क्या हो, सिविक्स पोल्स हो, दोबारा से रैंकिंग हो, उसके बाद रिजल्ट क्या हो, डिक्लेयर्ड हो। पुअर रैंकिंग ड्यू टू केजरीवाल गवर्नमेंट कटिंग डाउन एमसीडी सैनिटेशन फंड, सेज बीजेपी। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एमसीडी सैनिटेशन फंड्स को डाउन कर दिया था, उनकी कटिंग डाउन कर दी थी। तो इस वजह से क्या हुई है, रैंकिंग थोड़ी कम देखने को मिली है। A day after the Swachh Survekshans 2022 ranking were released, in which none of three erstwhile corporation managed to score a single point in a garbage free city category। यानी कि दिल्ली की जो कैटेगरी में आई है, दिल्ली गार्बेज फ्री सिटी की कैटेगरी में 0 पॉइंट पाई है, सिंगल पॉइंट भी एक्वायर नहीं कर पाई। आप लेस्ड आउट एट द बीजेपी विच गवर्न द थ्री सिविक्स बॉडी टिल देयर मर्जर इन मई दिस ईयर। आपने क्या करा है, उन चीज़ों को क्लेम किया है बीजेपी पर, क्योंकि उस संस्था को जो कैटेगरी है, जो इस कैटेगरी में कॉरपोरेशंस आती हैं, ये सब जिस कैटेगरी में काउंसिल्स आती हैं, एमसीडीज आती हैं, तो उसको कौन ओन करता था इस साल के मई तक, बीजेपी। तो उन्होंने कहा इस वजह से क्या हुई है, इसकी रैंकिंग खराब हुई है। आपने कहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर रैंकिंग खराब हुई है। द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाज रैंक्ड थर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ बिटवीन 1 and 10 लाख। यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल्स जो है दिल्ली की, उसकी रैंक क्या आई है, थर्ड आई है, जिसकी पॉपुलेशन किसके अंदर होती है, 1 से 10 लाख की। और जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी में दिल्ली की जो रैंक आई है वो 0 आउट ऑफ 1250 के अंदर जीरो आई है, यानी कि सब कैटेगरी में उसकी रैंक यहाँ जीरो देखने को मिली है। और ओडीएफ में ओपन डिफेक्शंस फ्री में कितनी आई है, 400 आउट ऑफ 1000, 0 आउट ऑफ 700, यानी कि इतनी कम रैंक देखने को मिली है किसकी, दिल्ली की। अब इस आर्टिकल में हमने इशू तो पढ़ लिया, इशू क्या है अब देख लेते हैं। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण एक क्लीननेस सर्वे है, एनुअली सर्वे है क्लीननेस का, हाइजेंस का और सैनिटेशन जो होता है विलेजेस में, सिटीज में, टाउन्स में, इंडिया में। इट वाज लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, जिसका एम है कि हम इंडिया को क्लीन करें और फ्री ऑफ ओपन डिफेक्शन बाय 2 अक्टूबर 2019। द फर्स्ट सर्वे वाज अंडरटेकन इन 2016, यानी कि इसका पहला सर्वे कब हुआ था, 2016 में हुआ था। और इसने कवर की थी 73 सिटीज, 53 सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख थी, उन सिटीज़ को भी इसने कवर किया था। 53 सिटीज़ उसके अंडर आती थी। बाय 2020 में सर्वे ने बहुत सारी सिटीज़ को कवर किया है, 4242 सिटीज़। एंड इसको बोला जाता है लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे इन द वर्ल्ड, यानी कि लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो वो किसने किया है, वो इसने किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ने। सर्वे कैरिड आउट बाय द क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया। सर्वे की मेथोडोलॉजी की देखें तो सर्वे इज कैरिड आउट बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सर्वे को कौन करता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया जाता है। विच इन 2020 में उसने कवर की थी 4242 cities and towns including 5 lakhs plus urban local bodies, document evidence captures 24 lakhs plus geotags, photos captured from field and feedback कितने लोगों से आया था इसका, 1.9 करोड़ पीपल से। अब हमने इस सर्वे के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। अभी क्या देखा गया है, हीरोइन देखी गई है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। हीरोइन क्या होती है, ये एक ड्रग्स है जो देखा गया है कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन से क्या भेजा है, इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ा है।
मोर देन 3 kg हीरोइन ड्रॉप की गई है नियर बॉर्डर एरिया इन राजस्थान श्रीगंगानगर के पास बाय ड्रोन विच केम फ्रॉम पाकिस्तान, जो ड्रोन पाकिस्तान से आया है। पुलिस ने कहा है BSF ट्रूप्स also fired at a drone later during a search in the area. 4 packets containing 3.5 kg suspected heroin was recovered. Police said the incident occurred in the intervening night of the Saturday और Sunday में ये इंसिडेंट देखने को मिला है। अब हमने इशू तो जान लिया, अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रोन। तो थोड़ा सा ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रोन क्या है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठता, सिर्फ ये क्या होता है, खुद ही चलता है, ऑटोमेशन है। इसको हम ड्रोन बोलते हैं। ये एक एयरक्राफ्ट है, ह्यूमन पायलट है, ह्यूमन पायलट है। विदाउट ह्यूमन पायलट एक एयरक्राफ्ट है, विदाउट क्रू एक एयरक्राफ्ट है, और पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, यानी कि इसमें पैसेंजर भी कोई नहीं होता। UAE अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर ए कंपोनेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के क्या हैं, कंपोनेंट हैं जो ड्रोन्स हैं, जिसके अंदर ग्राउंड्स हैं किस चीज़ के, बेस्ड ऑन कंट्रोलर एंड सिस्टम कम्युनिकेशन देखने को मिल जाएगी UAV के अंदर। द फ्लाइट ऑफ एन UAV में ऑपरेट अंडर रिमोट कंट्रोल, इसको किससे कंट्रोल किया जाता है, रिमोट कंट्रोल से, बाय ह्यूमन ऑपरेटर, यानी कि इसको ह्यूमन ही कंट्रोल करता है, एज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। और विद वेरियस डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी सच एज ऑटो पायलट असिस्टेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा, अप टू फुल्ली ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट दैट हैव नो प्रोविजन फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ये खुद ही खुद एयरक्राफ्ट है जो चलता रहता है अपने आप ही, ऑटोमेशन में आ जाता है, इसको ऑटो पायलट से कंपेयर किया गया है। UAV वर ओरिजिनली डेवलप्ड थ्रू द 12th centuries of military 20th century of the military missions to bull डर्टी और डेंजरस, यानी कि UAV को किसके अंदर डेवलप किया गया था, 20th सेंचुरी में मिलिट्री के मिशंस के लिए, जिसका नाम था डल, डर्टी और डेंजरस, फॉर ह्यूमंस के लिए, एंड बाय 21st दे हैड बिकम एसेंशियल एसेट्स टू मोस्ट मिलिट्रीज, यानी कि 21st सेंचुरी में ये बहुत काम आए हैं मिलिट्रीज के द्वारा। As control technologies improved and cost fell, their use expand to many non-military applications. यानी कि जैसे इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव देखने को मिला है, उनकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है, तो ये नॉन मिलिट्री पर्पज से भी अब यूज़ हो जाते हैं। दिस इंक्लूड फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग में यूज़ होते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरीज में ये यूज़ होते हैं। फ्लो प्रोडक्ट डिलीवरीज, अभी कोविड-19 आया था तो हमने क्या करी थी, बहुत सारी अदर्स कंट्री को क्या कही थी, वैक्सीन प्रोवाइड करा थी, तो उस टाइम पे ड्रोन्स बहुत काम आए थे। एग्रीकल्चर पर्पज में यूज़ होते हैं, पुलिसिंग्स और सर्वेलेंस में यूज़ होते हैं, निगरानी में यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन में यूज़ होते हैं, एंटरटेनमेंट में यूज़ होते हैं, साइंस में यूज़ होते हैं, स्मगलिंग एंड ड्रग ड्रोन की क्या होती है, रेसिंग भी होती है। तो हमने ड्रोन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट्स की न्यूज़ में दिया गया है, और ये आर्टिकल सिर्फ आपको रीड करना है। अभी विशाखापट्टनम को क्या बोला गया है, विशाखापट्टनम को बोला गया है एक ग्रेवयार्ड है, किस चीज़ का, सबमरीन्स का एक ग्रेवयार्ड है विशाखापट्टनम। ए सिटी ऑफ विशाखापट्टनम को बोला जाता है फॉर बीइंग द होम फॉर ईस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड का होम बोला जाता है विशाखापट्टनम को। हैविंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड द 1000 years ओल्ड सिमहेंचलम टेम्पल, सिमहेंचलम टेम्पल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी विशाखापट्टनम में, और 1000 years ओल्ड सिमंचलम टेम्पल्स और स्टील प्लांट भी बहुत सारे हैं विशाखापट्टनम में। बट वन थिंग दैट हैज पुट हिज once slippery fishing towns into the global map was in sinking of an Pakistan naval submarine PNS गाजी ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम ऑन December 4, 1971, यानी कि यहाँ पर क्या हुई है, बहुत सारी सबमरीन आकर रुक गई हैं, उसको ही बोला गया है कि ये क्या है, ग्रेवयार्ड है किस चीज़ का, सबमरीन का। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, पाकिस्तान की जो नेवल सबमरीन है PNS गाजी, वो भी यहीं पे देखने को मिल जाएगी आपको विशाखापट्टनम में। ये आर्टिकल सिर्फ आपको रीड करना था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो दिया गया है एडिटोरियल पेज से, नेक्स्ट पेज पर। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया। तो इसमें बताया कि ईरान का जो इंडिसेस है, यानी कि ईरान का जो सेंसेस है, ईरान की जो मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा गिरने को देखने को मिली है, इमीडिएट उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, वो इस हम क्या कर लेंगे, पूरा डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। लेक ऑफ एडिक्यूट पॉलिटिकल फ्रीडम्स, एब्सेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी, ये बताया है कि शॉर्ट्स में किस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है वहाँ पर, एक जेंडर इक्वलिटी नहीं है, और इक्वरेट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई है, इस वजह से क्या हुई है, इकोनॉमी भी वहाँ की डाउन चली गई है।
Earlier this month, 22 years old Mahsa Amini was detained by Iran's morality police for violating the mandatory dress code. जैसे गाइज हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, सिंपल पुलिस होती है। तो ईरान में क्या है कि स्पेशल पुलिस है, और स्पेशल पुलिस किस चीज़ के लिए? ड्रेस कोड के लिए। और ड्रेस कोड सिर्फ किसका देखने के लिए? विमेंस के लिए। तो वहाँ की पुलिस को बोलते हैं मॉरलिटी पुलिस, जो कि देखती है कि वहाँ की जो गर्ल्स हैं, वहाँ की जो विमेंस हैं, वो क्या कर रही हैं, जो ड्रेस कोड है उसका वॉयलेशन तो नहीं कर रही। तो इसी को लेकर 22 ईयर्स ओल्ड महसा अमीनी को डिटेन कर लिया गया था मॉरलिटी पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो अपने रिलेशंस में जा रही थी, रिलेटिव्स के जा रही थी। और उनका थोड़ा-सा क्या था, जो वहाँ पर हिजाब पहनते हैं, वो थोड़ा-सा उन्होंने सही नहीं पहना था। मतलब कि वहाँ वॉयलेशन कर रही थी वहाँ पर किस चीज़ का? ड्रेस कोड का। तो हर फैमिली हैड बीन एश्योर्ड शी वुड बी रिलीज़ आफ्टर ए री-एजुकेशन सेशन। शी डाइड ऑन सितंबर 16। उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई सितंबर 16 में। जब क्या हुई, 2 दिन की वहाँ पर क्या हुई? कस्टडी हुई। उनको फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल में ले जाया गया, मॉरलिटी पुलिस के द्वारा ही। तो उस चीज़ पे क्या हुई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशन देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर क्या हुई है, 22 ईयर्स ओल्ड की मासा अमीनी की डेथ हो गई थी मॉरलिटी पुलिस के द्वारा ही। आफ्टर बीइंग रश टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द डिटेंशन सेंटर, उन्हें फिर हॉस्पिटल से डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। हर फैमिली हैज़ कंटेस्टेड द पुलिस क्लेम दैट सी डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक ड्यू टू द अंडरलाइंग कंडीशंस। जो वहाँ की मॉरलिटी पुलिस है, उन्होंने कहा है कि उनकी डेथ उनकी वजह से नहीं हुई है। उनकी डेथ हुई है उन्हें क्योंकि हार्ट अटैक आया था, इस वजह से उनकी डेथ हुई है। वेरियस रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि अमीनी क्या थी, बीटन, यानी कि अमीनी को क्या हुआ था, बीट किया गया था पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, विच सी स्लेप्ट इनटू कोमा, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। अमीनी दैट हैज़ स्पार्क प्रोटेस्ट, यानी कि अमीनी की डेथ की वजह से ईरान में बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिली है। इन द अनरेस्ट मोर देन 75 पीपल्स वहाँ पर अब तक क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, और हंड्रेड्स क्या होते हैं? हो चुके हैं, डेड्स हो चुके हैं। Iran has a long history of an protests that have been triggered by the socio-economic and political issues. जो ईरान में ऐसा बहुत दिन पहले भी देखा गया था, यानी कि इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है कि वहाँ पर ड्रेस कोड को क्या देखा गया था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है उसने क्या बना रखे हैं, ड्रेस कोड को लेकर नियम बना रखे हैं। विमेंस के ड्रेस कोड को लेकर, विमेन के ड्रेस कोड को लेकर वहाँ पे क्या बना रखे हैं, नियम बना रखे हैं। इस वजह से वहाँ पे हमेशा प्रोटेस्ट देखने को मिली है। अब हमने ये सब जान लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 14 पेज पर दिया गया है न्यूज़ में। तो इसमें बताया गया है कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर कोई लैंग्वेजेस नहीं है, स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। ये ऑथर्स ने बताया है। The education ministers in November 2021 constituted a high powered committee। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने क्या करा, 2021 में एक हाई पावर कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। द भारतीय भाषा समिति, क्या नाम था उस कमेटी का? भारतीय भाषा समिति, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज के प्रमोशंस के लिए, लेड बाय द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एफिलेटेड संस्कृत प्रोपोनेंट्स चामू कृष्णा शास्त्री। कमेटीज इस टॉक कमेटी किसके बारे में बात करती है? कमेटी को क्या टास्क दिया गया था? विद ए प्रिपरेशन एक्शन प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज। इसको बताया गया था कि आप प्रिपरेशन करो, एक एक्शन प्लान बनाओ जिससे क्या हो, इंडियन लैंग्वेज को का ग्रोथ हो सके। एज प्रिस्क्राइब उसको बोला गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 विच वाज अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, जिसको अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 29 जुलाई 2002 में, 2022 ऑन 29 जुलाई 2020 में, आउटलाइंस द वर्जन्स विजन्स ऑफ ए न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इसका विजन क्या था? एक नया एजुकेशन सिस्टम लाएंगे इंडिया में। पॉलिसी ने रिप्लेस किया था एक प्रीवियस पॉलिसी भी चल रही थी, वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। पॉलिसीज कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। पॉलिसी का एम था, हम ट्रांसफर करेंगे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को 2030 तक। शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ द पॉलिसी, जब क्या हुई, पॉलिसी रिलीज हुई उसके बाद ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफाइड किया दैट नो वन विल बी फोर्स टू स्टडी एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि सिर्फ वो क्या करे, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज पढ़े। एंड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज पॉलिसी
NEP is a broad guideline and advisory in nature, and it is up to a states, institution and schools to decide on the implementation. यानी कि स्टेट्स को भी इसके अंदर क्या भागीदारी करने की इजाज़त दे दी है कि अगर वो गाइडलाइंस के द्वारा और एडवाइस करना चाहते हैं तो वो क्या है, एडवाइस कर सकते हैं इस चीज़ में और अपने स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन इन इंडिया इज़ एन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। एजुकेशन क्या है, इंडिया में एक कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एनईपी को 2020 में रिप्लेस किया था किसने? इसको रिप्लेस किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 को इसने रिप्लेस किया था। इन जनवरी 2015 में कमेटी अंडर फॉर्मल कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका कंसल्टेशन प्रोसेस था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। बेस्ड ऑन द कमेटी रिपोर्ट, दी कमेटी ने रिपोर्ट उसकी बिहाफ पर ही इन जून 2017 में ड्राफ्ट NEP was submitted in 2019 by a panel led by former Indian Space Research Organization Chief Krishnaswamy Kasturanga. The draft New Education Policy 2019 was later released by the Ministry of Human Research and Development ने इसको रिलीज किया था, followed by a number of public consultations के बाद। ड्राफ्ट NEP was 484 पेजेस के थे। इसके अंदर मिनिस्ट्री ने एक रिगरस कंसल्टेशन लिया था प्रोसेस में ड्राफ्ट पॉलिसी को बनाने के लिए। और 2 लाख सजेशन आई थी 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, 6600 ब्लॉक से और 6000 अर्बन लोकल बॉडीज से एंड 673 डिस्ट्रिक्ट्स को रिसीव इसके अंदर किया गया था। अब हमने एनपीई के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके लेफ्ट में दिया गया है। जो इंडिया की जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है 12.8% से। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन द यूएस में इसको बोलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, एक इंटेलिजेंस ही है अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटी को लेकर जो अर्थ पर चल रही है। डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ से ली गई है? एक्सप्लॉयटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इमेजिनरी signals और signatures with geospatial information। GEOINT डिस्क्राइब करती है एक्सिस एंड विजुअल्स डिपिक्स फिजिकल फीचर्स एंड जियोग्राफिकल रेफरेंस एक्टिविटी ऑन द अर्थ। जो भी हमारी फिजिकल्स, जो भी हमारे जियोग्राफिकल एक्टिविटी हो रही है अर्थ पर, उनको ये दिखाती है। जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो डिफाइंड है यूएस कोड में, कंसिस्ट ऑफ इमेजरी इमेजरी इंटेलिजेंस एंड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। GOINT नॉलेज एक रिलेटेड ट्रेड क्राफ्ट है, इन नो लॉन्गर कन्फिड टू द यूएस गवर्नमेंट और इवन द वर्ल्ड्स लीडिंग मिलिट्री पावर्स। एडिशनली कंट्रीज सच एज इंडिया होल्डिंग जीनोट स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस, इसके ऊपर क्या हुई हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। वाइल अदर कंट्रीज में डिफाइन जो स्पेशल इंटेलिजेंसी समवॉट डिफरेंटली then does the US, the use of a GNOT data and services is the same। जो स्पेशल इंटेलिजेंस या कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज एन, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एल्दो GNOT इज इंक्लूसिव हाइड्रोस्पेशल is preferable used to refer and to focus on the aquatic and coastal zones special elements। यानी कि इसको पानी के लिए भी बनाया गया है, यानी कि पानी में भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्पेशियस। अब ये क्या हुआ है, ये है क्या चीज़, मेन क्या चीज़ है, अगर इसे हम एक लाइन में डिफाइन करें, जैसे आप मैप वगैरह देखते हैं तो मैप को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप किया गया है। यानी कि मैप को डेवलप करके अब क्या होगा कि आप क्या हो सकते हैं, जो पूरी तरीके से आप क्या हो सकते हैं, विजन्स में माइक्रोस्कोपिक्स की तरह क्या हो सकते हैं, किसी के एड्रेस को, किसी को भी, किसी भी चीज़ को मैप में देख सकते हैं। मतलब आपको एक 360 डिग्री में वो दिखा देगा। उसको ही क्या बोलते हैं, जियो स्पेशल इंटेलिजेंसिया बोलते हैं। अब हमने जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पेज पर दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि बुर्किना फासो में क्या देखने को मिला है, मिलिट्री कोप देखने को मिला है बुर्किना फासो में। सोल्जर्स कैरिंग वेपन्स एस्कॉर्ट द कन्वीन ऑफ बुर्किना फासो। सेल्फ डिक्लेयर्ड न्यू लीडर इब्राहिम ट्रेोरे ने क्या कर दिया है, संडे में अपने आप को न्यू लीडर डिक्लेयर कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस फायर टीयर गैस, यानी कि यहाँ पर टीयर गैस की फायर देखने को मिली है। टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए आउटसाइड द फ्रेंच एम्बेसी इन द कैपिटल ऑन संडे as unrest simmers in the restive West African nations following the claim of second COP this year। यानी कि इस साल का क्या देखने को मिला है, सेकंड मिलिट्री कोप देखने को मिला है। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, बुर्किना फासो की लोकेशन।
तो चलिए बुर्किना फासो की पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो बुर्किना फासो की लोकेशन आपको ये क्या देखने को मिल जाएगी, एक कंट्री देखने को मिल जाएगी, छोटी सी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये आपको यहाँ पर बुर्किना फासो देखने को मिल जाएगी और इसकी नेबरिंग कंट्रीज है माली और टोगो, घाना और डी कोटिवरी। आपको इसकी क्या देखने को मिल जाएगी, नेबरिंग कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या लग गया है, अभी मिलिट्री कोप देखने को मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेज पर जो आर्टिकल था पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइज। इंडोनेशिया में क्या हो रहा था, एक मैच हो रहा था जिसके अंदर जो अपोजिट टीम थी, जब भी वो हारने को देखने को मिली, मतलब उसका डिफीट देखने को मिला, तो उसके जो फैंस थे उन्होंने क्या कर दी, स्टेडियम पर वो आ गए और वहाँ पे क्या हो गई, क्राउडेड में क्या हो गई, 125 लोगों की डेथ हो गई। A stampede at a football stadium in Indonesia killed at least 125 people and injured more than 320, यानी कि 320 लोग उसमें क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। After the police sought to end coalesce on the pitch, authorities said on Sunday in one of the world's worst stadium disaster। इसको क्या बोला गया है, एक ऐसा वर्ड्स का क्या है, वॉस स्टेडियम डिजास्टर बोला गया है इसको। ऑफिसर्स फायर टीयर गैस टू डिस्पर्स एजिटेड सपोर्टर्स ऑफ ए लूजिंग होम साइड हु हैड इन्वेडेड द पिच आफ्टर द फाइनल विशेस इन मेलंग, ईस्ट जावा। ये कहाँ पर देखने को मिला है, ईस्ट जावा इंडोनेशिया में जो है वहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस ने वहाँ पर टीयर गैस भी छोड़ दिए थे, क्योंकि क्या हो रहा था, जो लूजिंग टीम थी उसकी क्या हो गई, फैंस स्टेडियम में आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर क्या हो गई, भगदड़ सी मच गई। Night Saturday nights, the reasons police chief said local officials had put the death toll at 174, but East Java Deputy Governor Emil Dardak said the number of fatalities had subsequently been revised down to 125. Earlier figures may have been including duplicate fatalities। तो हमने इसके बारे में भी, इशू के बारे में देख लिया। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।